नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी का अगला सेशन पॉलिटी में ही हम आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग बहुत माइन्यूट चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन पे और चर्चा करेंगे। ठीक है, पॉलिटी का जो है ये तीसरा सेशन हमारा हो रहा है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना की। प्रस्तावना के बारे में पिछली क्लासों में हमने एक दो चीज़ें जानी थी। पहली बात हमने क्या जाना था, ये जो हमारा प्रस्ताव पेश किया गया था इसका, तो किसने पेश किया था भैया? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उसी के बाद में जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसी को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये सब चीजें हम जान चुके हैं। अब इसमें कुछ और डिटेलिंग से, प्रस्तावना हमारा संविधान का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। पहला तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में ठाकुरदास भार्गवा ने इसे संविधान का सबसे मूल्यवान हिस्सा और संविधान की आत्मा कहा है। याद रखना, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गवा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके अलावा के.एम. मुंशी ने जो है प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावना को संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने क्या कहा है? भैया संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने ही तैयार किया था। अगर पूछे प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार किया गया? वी.एन. राव के द्वारा। ठीक है, पूछा जाए प्रस्तावना को आत्मा और सबसे मूल्यवान हिस्सा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गवा ने। इसके अलावा के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? इसको राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। ठीक है, प्रस्तावना को तीन भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं घोषणात्मक भाग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रक्रियात्मक भाग। क्या होता है? प्रक्रियात्मक, जिसमें हम उसकी प्रक्रिया पढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा है उद्देश्यात्मक भाग, जिसमें हम उसका उद्देश्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाले की हम बात कर ले घोषणात्मक भाग की। तो जब हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? हम भारत के लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? हम भारत के लोग। आज आप लोग का ये टास्क है, सब लोग आज प्रस्तावना खोलेंगे, डाउनलोड कर लें, कहीं से भी आप डालेंगे संविधान का प्रस्तावना, भारत के संविधान का प्रस्तावना आपके सामने पूरा लिख कर आ जाएगा। कम से कम उसको पढ़िए, दो चार बार उसको पढ़कर, या फिर ऐसा करिए उसको लिख कर एक कागज पर अपने दीवार पर चिपका लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो संविधान की। ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना है, दो चार बार पढ़ना है आपको, उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में सारी जानकारी हम आपको आज दे देंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना कहां से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यहां से स्टार्ट होता है। तो हम भारत के लोग क्या बताता है कि संविधान का अंतिम स्रोत क्या है? संविधान में जो पावर है उसका सोर्स क्या है? लोग हैं, भारत के लोग। तभी तो बताए थे संप्रभु कौन है? भारत के लोग हैं। ठीक है, इसके बाद संविधान तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ये भी जो है प्रस्तावना के अंत में हमको लिखा हुआ मिल जाता है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये उसमें संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो हमको उसी से पता चल जाता है कि तिथि क्या है संविधान प्रस्तावना के लागू होने की, 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद इसके प्रक्रियात्मक भाग की बात करें तो हमने क्या बताया था? इसमें क्या लिखा है? भारत के लोग भारत को संप्रभुतापूर्ण, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संप्रभुता, लोकतांत्रिकता और गणराज्य तो संविधान में पहले से प्रस्तावना में लिखा हुआ था, लेकिन प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन किया गया। कब? वही हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। भैया 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था, तब हमारा समाजवाद, कौन सा शब्द? समाजवाद। दूसरा क्या? पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। ये दो शब्द बाद में संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम उद्देश्यात्मक भाग की, तो उद्देश्यात्मक भाग में हमारा संविधान क्या बताता है भैया? प्रस्तावना क्या बताता है? न्याय। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी चीज कितने प्रकार की, यानी न्याय 3 प्रकार का, समानता 2 प्रकार की, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, अखंडता 1 प्रकार की। तो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यही आपको यूपी पीसीएस में आया था, तो इसको याद रखना है आपको।
क्या याद रखना है, न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समानता 2 प्रकार की, किसकी किसकी, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी। यानी भैया कोई, जैसे भारत में अवसर की समानता है कि भारत का कोई भी सदस्य किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी स्तर का हो, वो भारत में जो है चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सभी पदों पर जा सकता है। ये क्या है, अवसर की समानता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रतिष्ठा का भी हमारा क्या है, समानता मिलेगी। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, किसकी किसकी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार करने की स्वतंत्रता होगी तुमको, उस विचार को किसी के सामने बोलने की यानी अभिव्यक्ति करने की भी स्वतंत्रता होगी, किसी चीज पर विश्वास करने ना करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता और उपासना, धर्म के अनुसार उपासना करने की भी स्वतंत्रता तुम्हारे पास होगी। अखंडता, ये हमारा शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अखंडता का मतलब है कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अखंडता का मतलब है कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी भारत को तोड़कर कोई राज्य अलग नहीं भारत से हो सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कल को ये नहीं कि उत्तर प्रदेश कहने लगे कि हम अलग देश बनाएंगे। ठीक है, तो ये अखंडता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो है प्रस्तावना के मूल तथ्य थे। अब क्या होता है मतलब इसका, संप्रभुता का मतलब आपको हम पहली क्लास में बताए थे कि जिसके आदेशों का पालन करने के लिए प्रत्येक बाध्य हो, वह किसी के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य ना हो, उसे हम बोलते हैं संप्रभु। ठीक है, इसके बाद समाजवाद का मतलब क्या होता है, तो जितने भी हमारे क्या है रिसोर्सेस हैं, क्या है रिसोर्सेस यानी संसाधन, इन संसाधनों का सामूहिक बंटवारा ही हमारा क्या है, समाजवाद है। यानी लोगों में संसाधनों का समान रूप से बंटवारा समाजवाद है। पंथ निरपेक्षता क्या मतलब क्या है, पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि भैया अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करना, ये हमारा क्या है, सेकुलरिज्म है। लोकतांत्रिकता का मतलब क्या है भैया, कोई भी पद जो यहाँ होता है, जो शासन में आएगा, वो किससे आएगा, लोकतंत्र से आएगा, यानी चुनाव प्रक्रिया से आएगा। ठीक है, इसके बाद गणराज्य का मतलब क्या होगा, जो राष्ट्र का सर्वाधिक सर्वोच्च पद है वो हमारा क्या होगा, चयनित होगा ना कि मतलब निर्वाचित होगा ना कि मनोनीत। यानी जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में जो सर्वोच्च पद है वो राजा का माना जाता है, हालांकि पावर सारी प्रधानमंत्री के पास है। भारत में भी पावर एक्चुअल में सारी प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन सबसे बड़ा पद किसका है, राष्ट्रपति का। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का लड़का ही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा सिस्टम जहां होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गणराज्य बोलेंगे, रिपब्लिक बोलेंगे। बात समझ में आई। भारत देखो 2 सिस्टम देश दुनिया भर चलते हैं, एक को हम बोलते हैं क्या, मोनार्की, इसको हिंदी में बोलते हैं राजशाही, दूसरे को बोलते हैं गणराज्य। ठीक है, तो मोनार्की यानी राजशाही, जहां राजा का लड़का राजा बनता है। ठीक है, वो होती है मोनार्की, जैसे ब्रिटेन में है और दुनिया के काफी सारे देशों में ऐसा होता है मोनार्की, ऑस्ट्रेलिया में भी है। गणराज्य में होता है कि भैया जो सर्वोच्च पद होगा वो निर्वाचन यानी चुनाव के द्वारा बनेगा, कोई भी व्यक्ति उस पद तक पहुंच सकता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये हमारा इनका मतलब हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें भैया तो न्याय आपको बता दिया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की, अखंडता बाद में जोड़ा गया। इसके बाद भैया अब हम लोग बात करें, ये हमारा तो हो गया क्या, ये हमारा हो गया प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद हम लोग बात करेंगे भूभाग की, थोड़ा सा इसमें नोट्स में नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दें। भूभाग हमने बताया था किस में आता है, भाग 1 में आता है, बताया था। तो भूभाग भाग 1 में जो आता है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल किसमें है, भूभाग से संबंधित है। ठीक है, पहला आर्टिकल क्या कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी बहुत सारे राज्य भारत में जो है मिले हुए हैं, उनसे जो है भारत बना हुआ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। कौन सा आर्टिकल कहता है, पहला आर्टिकल ये कहता है। दूसरा आर्टिकल बताता है पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर में बताता है कि भैया भारत में इस समय कितने 28 राज्य हैं और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये कौन सा बताएगा, आर्टिकल 2 बताएगा।
कितने राज्य? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद तीसरा हमारा आर्टिकल बताता है कि कई नए राज्यों का प्रवेश वगैरह जो भी होगा वो किसके आधार पर होगा? आर्टिकल 3 के आधार पर होगा। मान लो किसी क्षेत्र को भारत ने जो है जीता है, या फिर वो मान लो जैसे लास्टली बात करें सिक्किम को भारत ने अपने में मिलाया था, या फिर बात करें पांडिचेरी को, या फिर बात करें अंडमान निकोबार को, या फिर बात करें गोवा को, इन सबको हमने पुर्तगालियों से जब आजाद कराया तो भारत पहले से आजाद हो चुका था। इन क्षेत्रों को किसके तहत भारत में शामिल किया गया? आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 4 में लिखा है कि भाग 1 में कोई भी संशोधन कैसे होगा? भैया संसद करेगी। संसद यानी वही लोकसभा राज्यसभा। बात समझ में आई? ये पार्ट 1 था। थोड़ा सा आपको अगर याद रह जाता तो ठीक है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना याद रहे 1 से 4 तक आर्टिकल किसमें है? भाग 1 में है। इसके बाद हमने भाग 2 के बारे में क्या बताया था? भाग 2 में क्या है हमारा? सिटीजनशिप है यानी नागरिकता है। इसमें भैया हमारा 5 तक उसमें 1 से 4 तक हो गया था, 5 से लगाकर 11 तक आर्टिकल किसमें है? भाग 2 में यानी नागरिकता में है। ठीक है, आर्टिकल 5 से लगाकर 11 तक किसमें है? नागरिकता से संबंधित है। इसके बाद हमारा तीसरा भाग जो आता है वो क्या है? तीसरा भाग जो हमारा आता है वो किससे संबंधित है? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। मूल अधिकार हमारा भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लगाकर 35 तक। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, भूभाग 1 से 4 तक, 5 से 11 तक नागरिकता, और 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, अब मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। भाग 12 से लगाकर 35 तक कितने टोटल मूल अधिकार है इस समय? 6। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, इसमें एक मूल अधिकार जो था वो था संपत्ति का मूल अधिकार। उस संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है टोटल संविधान में कितने मूल अधिकार बचे हैं? 6 मूल अधिकार बचे हैं। पहला हमारा क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। समानता, स्वतंत्रता, और तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध। ये 3 यस भैया स्टार्टिंग में आ जाते हैं। कौन कौन सा यस? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भैया ये हमारे 3 हो गए क्या? पहले बाद में। इसके बाद में भैया हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके बाद हमारा क्या हो गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी रेमेडीज, यानी मान लो संविधान के जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, इनको कोई और पूरा ना करे, इनको कोई और पूरा ना करे, तो इसी के लिए भैया हमारा जो मूल अधिकार होते हैं, इन्हीं मूल अधिकारों में ही लिख दिया गया है आर्टिकल 32 में कि अगर ये मूल अधिकार पूरे नहीं होते हैं, इनमें से कोई भी मूल अधिकार आपका पूरा नहीं होता, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इनको पूरा करवाने के लिए। मूल अधिकार बेसिकली होते क्या हैं? देखो भैया, कुछ ऐसे अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं कि जिससे सरकार आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाकर जो है आपका नुकसान ना कर पाए। मूलतः ये क्या है? सरकार को कंट्रोल करने के लिए है, सरकार को कंट्रोल करने के लिए है कि आपके जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन ना करें। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जिस कानून से आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा होगा उस कानून को रद्द घोषित कर देगा। बात समझ में आई? ये कहने का मतलब है मूल अधिकार क्या है? 12 से 35 तक है, 6 मूल अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हमारे हैं। बात समझ में आई? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है संविधान की आत्मा? BR अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को। याद रखना, अगर पूछे भार्गवा ने किसको कहा था? भार्गवा ने किसको कहा था? तो उन्होंने कहा था प्रस्तावना को। और अगर पूछे आर्टिकल 32 को किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने। इतना याद रहेगा। अब इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग हम लोग कर लेते हैं। समानता का अधिकार हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 21 तक। शोषण के विरुद्ध 23-24 में। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। 29-30 में संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और 32 में हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग तो भैया आर्टिकल 14 से 18 तक हमने क्या बताया है? समानता का अधिकार। 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार।
अगर हम बात करें आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है भैया, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। यानी सब भैया जो विधि मतलब क्या होता है, विधि मतलब होता है कानून, विधि का मतलब होता है कानून। तो फिल्मों में डायलॉग आप सुने होंगे, भैया कानून के आगे सब बराबर होते हैं। तो भैया विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये हमें कौन बताता है, आर्टिकल 14 बताता है। यानी कानून के आगे सब लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो कोई भी ऐसा जो है कांड करता है जिसकी कानून में कोई सजा है, तो उसको उतनी ही सजा मिलेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ये हमारा क्या है, आर्टिकल 14 हमको बताता है समानता के अधिकार में। बात समझ में आई। आर्टिकल 15, इसके बाद आर्टिकल 15 हमारा क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी नागरिक या सरकार, एक नागरिक दूसरे नागरिक के प्रति या सरकार किसी नागरिक के प्रति इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। बात समझ में आई। इसके बाद अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कि भैया लोक नियोजन यानी जॉब वॉब की बात, अगर अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए, इसमें अवसर की समानता सबको मिलेगी, अवसर की समानता सबके लिए रहेगी। यानी भैया कोई भी वैकेंसी आएगी तो सबको समान अवसर मिलेगा। इसमें ही भाग 16(4) जो है प्रतिस्थापित किया गया है। भाग जो 16(4) है, ये हमारा किसको बताता है, आरक्षण को बताता है। आरक्षण के बारे में, जो सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किसमें किए गए हैं, भाग 16(4) में, जिसे हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, आरक्षण कहते हैं। बात समझ में आई। आर्टिकल 15 हमारा क्या बताता था, नॉर्मल कंडीशन में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 कहता है। यहाँ एक एक्सेप्शन जो है सरकार ने खुद जो है स्थापित किया, कहा कि भैया देखो पॉजिटिव भेदभाव थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो विशेष कानून बनाए जाते हैं, महिला और बच्चे कमजोर वर्ग में हैं, तो उनको सुदृढ़ करने के लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं आर्टिकल 15 के तहत। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए, वुमेन्स हेल्पलाइन हमारा क्या है, महिलाओं के लिए स्पेशल कानून है, आर्टिकल 15। ठीक है, इसके बाद जो है काफी सारी, जैसे एक योजना चला था फोन हिलाउस और सिक्योरिटी पावर टाइप का, मतलब उसमें क्या होता था, एक ऐप था, उसको डाउनलोड कर लो, उसके बाद फोन हिलाने पर पुलिस के पास आपका सारा नोटिफिकेशन पहुंच जाता था, आपकी लोकेशन, अगर महिलाएं खतरे में हो उसका उपयोग कर सकती थी। ठीक है, ऐसे ही जो है पुलिस दीदी कार्यक्रम चला था, जिसमें महिला पुलिस जो है जाकर अवेयरनेस फैला रही थी स्कूल और कॉलेजेस में महिलाओं को। ठीक है, ये सब सारे जो कार्यक्रम है क्या है, ये भेदभाव तो ही है, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव भेदभाव है। तो ये आर्टिकल 15 के तहत इनकी छूट मिलती है। इसके बाद अनुच्छेद 16 में भी अवसर की समानता होगी, लेकिन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने के लिए हमारा क्या, आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। ठीक है, ये भी अनुच्छेद 16 का ही पार्ट है। ये भी क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव हमारा क्या है, वो है, मतलब भेदभाव है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाएगा, तो अगर बात किया जाए समता और समानता में अंतर होता है, समता और समानता में अंतर होता है, थोड़ा सा है, माइन्यूट सा। मान लो एक पिक्चर आपको हम दिखाते हैं, दो पिक्चर्स एक्चुअल में दिखाते हैं। मान लो ये कोई खेल का मैदान है, ठीक है, ये एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, यहाँ एक खेल का मैदान है जहाँ लोग खेल रहे हैं। अब इस दीवार के उस पार किसी को देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम समानता की बात करें तो यहाँ एक 4 फुट का आदमी जो है खड़ा कर दें हम, ये 4 फुट का आदमी खड़ा कर दिए, ये 5 फुट का आदमी खड़ा कर दिए, ये 7 फुट का आदमी खड़ा कर दिए, ये दीवार है। तो समानता तो ये हुई भैया, दोनों को बराबर टेबल में खड़ा कर दिया गया। 7 फुट वाला तो गेम देख ले रहा है, बाकी 2 नहीं देख पा रहे हैं, ये हो गया समानता, क्योंकि हमने क्या किया, सबको बराबर प्लेटफॉर्म दिया। दूसरा एक ये हो सकता है कि जो ये हमारा 6 फुट वाला था, इसके लिए भैया हम ऐसा करें कि स्टूल लगवा दें,
इसके लिए छोटा स्टूल लगा दें और इसको जमीन पर खड़ा कर दें, तो ये इससे क्या होगा, ये हमारा जो है 4 फुट वाला भी मैच देख लेगा, 5 फुट वाला भी देख लेगा, 7 फुट वाला पहले ही देख ले रहा था। इसे हम बोलते हैं समता। ठीक है, ये हमारा आरक्षण को जस्टिफाई करने का वो है कि भैया ऐसे जो है आरक्षण इसी वजह से लागू किया गया, कमजोर वर्गों को ऊपर लाने के लिए, बराबर लाने के लिए, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करें हम आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता। भैया अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ी कुरीति थी जो संविधान लागू होने से पहले बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त थी, आज भी है, लेकिन धीरे धीरे इसकी मात्रा कम हो रही है। ठीक है, अब एक खैर जो है गैर कानूनी हो गया है, गैर कानूनी हो गया है। अगर किसी को जो है इसी के तहत SC/ST एक्ट बना है, जो अनटचेबिलिटी वाला एक्ट है, इसी के तहत SC/ST एक्ट बनाया गया है। अगर इसके तहत आप किसी को जो है मतलब जाति सूचक शब्द से या उसको अछूत बोलकर जो है किसी को संबोधित करते हैं तो उससे आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कौन सा अनुच्छेद, 17। उपाधियों का अंत। भैया बहुत सारी उपाधियां, पहले अंग्रेज क्या करते थे, उपाधियां बांटते थे, किसी को राय साहब की उपाधि, किसी को सर की उपाधि देते थे ना, उन सबको समाप्त कर दिया गया, कहा गया एक किसी प्रकार की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। हालांकि छूट किसको मिल गई, जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, इन सब की छूट मिल गई, क्योंकि ये किसी के द्वारा आपको नहीं प्रदान किए जाते हैं, ये आपके महान कार्यों को प्रेरित करने के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, ये उपाधियों के अंत में फिर भी इनको चालू रखा गया। ठीक है, यानी सेना को छोड़कर और शिक्षा को छोड़कर किसी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। शिक्षा में आपको आप PhD कर लेते हैं, डॉक्टर की उपाधि मिलती है ना, और सेना में कई सारे कर्नल, जनरल, इन सब की उपाधि मिलती है ना, उनको छोड़कर और कोई उपाधियां आपको नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या बताया, 14 से लगाकर 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में क्या है, कानून के आगे सब बराबर हैं। 15 में क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, नियोजन में समानता है, जॉब में सबको समानता रखी जाएगी। इसके बाद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या है, 14 से 18 तक हमारे आर्टिकल है समानता के। इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता में हमारा बताए थे हम आपको कहां से कहां तक, 19 से लगाकर हमारा और 22 तक हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 19 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। आर्टिकल 19 में हमारे काफी सारे अधिकार हैं, 19 में ही हमारे 6 हैं अधिकार, यानी भैया टोटल 6 मूल अधिकार हैं, उसमें एक 19 है, 19 के अंदर भी 6 मूल अधिकार है। कौन कौन से अगर बात किया जाए, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब 6 प्रकार की रह गई है। भैया कौन सी, वही संपत्ति का अधिकार, इसमें भी समाप्त कर दिया गया है। 19F में वो था, उसको समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, याद रखना, 42वें नहीं है, इसमें 44वें है, 1978 में। ठीक है, कब समाप्त किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब 6 मूल अधिकार जो बचे हुए हैं अनुच्छेद 19 के तहत, उनकी बात कर लें। इसमें है क्या, हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति यानी बोलने बोलने की स्वतंत्रता। तो 19(1)(a) क्या कहता है हमारा, 19(1) ये कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता किसमें है, 19(1)(a) में है। याद रखना, 19(1)(b) में क्या है, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। बात को समझो, पहले बोलने की स्वतंत्रता है, फिर सभा कर ली, यानी सभा कर ली, बैठक कर ली, इसके बाद संघ बना लिया। क्या कर लिया, संघ बना लिया। संघ बनाने के बाद अबाध्य संचरण, यानी कहीं घूमने निकल गए, पूरे देश भर में घूमने की स्वतंत्रता है, अबाध्य संचरण की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने लगे जाके। इसके बाद व्यवसाय एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता है 19(1)(g) में। ठीक है, तो ये हमारी टोटल क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। याद कैसे रखेंगे आप क्रम से, तरीका आपको बता देते हैं। मान लीजिए भैया एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ, सबसे पहले वो क्या करेगा,
बात करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? बात करेगा। तो पहले 19(1)(a) में क्या मिल गया? बात करने की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक यानी बात करना और अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को व्यक्त करना, इसकी स्वतंत्रता हो गई। इसके बाद क्या करेगा वो भैया? मिलने चला जाएगा ना, सम्मेलन। तो भैया क्या करेगा? सम्मेलन करेगा यानी मिलने जाएगा। पहले बात की फोन पे, उसके बाद चला गया क्या? सम्मेलन करने यानी मिलने। ए हमारा हो गया वाक अभिव्यक्ति, बी में हो गया सम्मेलन। उसके बाद भैया क्या हुआ? इसने भैया क्या किया? कहा कि अब शादी कर लेते हैं। शादी कर लिया नहीं, संगठन बना लिया। शादी क्या एक प्रकार का संगठन है ना, संगठन बना लिया। सी में हमारा क्या हो गया? संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, पहला क्या हुआ? वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बात की, बी सम्मेलन यानी मिल लिया, सी संघ बना लिया यानी विवाह हो गया, संगठन बन गया। ठीक है, इसके बाद डी यानी भैया डी हमारा क्या हुआ? घूमने निकल गए देश भर में। कहा कि भैया विवाह हो गया तो विवाह के बाद जाएंगे घूमने, घूमने निकल गए पूरे देश में, यानी अबाध्य संचरण यानी बिना रोक टोक के पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है, इसके बाद भैया डी तक हो गया। ई में हमारा क्या होगा? भैया कहीं ना कहीं अब घूम टहल लिए, कहीं ना कहीं घर भी तो बनाएंगे, निवास भी तो करेंगे। तो भैया निवास कहीं ना कहीं करने लगे, घर बना लिया, घर में रहने लगे। अब भैया शादी कर ली, घर बना लिया, घूम भी लिए, अब इनको करना क्या है भैया? कुछ कमाएंगे ना, तो व्यापार करेंगे ना, तो व्यापार की भी स्वतंत्रता हो गई। वित्त व्यापार की स्वतंत्रता यानी पैसा रुपया कमाने की स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आया? अब क्रम से आपको सारे 6 के 6 याद हो गए। कैसे? पहले ए से हमने बात किया, बी में हमने क्या किया? मिलने चले गए, सम्मेलन किया, सी में क्या किया? विवाह कर लिया यानी संगठन बना लिया, डी में भैया क्या? हनीमून गए, घूमने पूरे देश में, आबाद संचरण हो गया। उसके बाद ई में हमने कहीं घर बना लिया, रहने लगे, निवास करने की स्वतंत्रता, पूरे देश भर में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। जी में हमारा क्या हो गया? व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। ठीक है, नहीं पैसा रुपया कमाना है। सारे क्रम से याद हो गए। अच्छा, इनमें कुछ ना कुछ क्या है? रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये मत सोचना कि ये जैसे लिख दिए गए हैं तो इनको पूरा पूरा ऐसे माना जाएगा। बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलने की स्वतंत्रता के तहत जाके किसी को गाली देने लगो, तो वहां पर बोलने की स्वतंत्रता आपकी काम नहीं आएगी। दूसरा क्या है? शांतिपूर्ण सभा करना है। एक्चुअल की अगर बात करें तो सभा आपको करना है, जुलूस निकाल सकते हैं आप, लेकिन सब क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि भैया कट्टा बंदूक लेके जा रहे हैं हम सभा करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ऐसा संघ बनाया जाएगा जो देश के विकास में सहयोग करे। ये नहीं कि संगठन बना रहे, आतंकवादी संगठन बना के रख दिए, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अबाध्य संचरण, पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि जनजातीय क्षेत्र में आपको जाने के लिए स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होती है, उन क्षेत्रों में आप ऐसे घूमने नहीं जा सकते। इसके बाद पूरे देश में निवास करने की स्वतंत्रता है, लेकिन फिर वही बात, आप जनजातीय क्षेत्रों में जाकर घर नहीं बना सकते। इसके बाद स्मॉल हमारा जी, व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन भैया कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस इस पे भी लागू होती हैं। ये नहीं कह दो हमको भैया हम तो बहुत अच्छे इसमें हैं, हम कट्टा बना के बेचेंगे, ठीक है, तंबाकू का व्यापार करेंगे हम, गांजा उगाएंगे हम, तो ये सारी चीजें नहीं आप कर पाएंगे। जितने भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इन पे भी लागू होते हैं, बाकी आप व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता आपके पास रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई? इसके आगे हम लोग बात कर लें। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम लोग बात कर लें तो भैया आर्टिकल 19 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करें आर्टिकल 20 की। तो आर्टिकल 20 की हम लोग अगर बात करें, एक मिनट, ठीक है, आर्टिकल 20 की अगर हम लोग बात करें तो 20 में हमारा क्या है? दोष सिद्धि के समय स्वतंत्रता, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, एक्चुअल में मान लीजिए कर दिया, ठीक है, अपराध आपने कर दिया है, तो अपराध के बाद भी आपकी कुछ स्वतंत्रताएं रह जाती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने अपराध किया, ठीक है, तो 20(1) क्या कहता है? विधि का उल्लंघन होने पर ही दोषी माना जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको समाज दोषी मान रहा है, लेकिन ऐसा कोई भारत में कानून था नहीं, ऐसा कोई भारत में कानून नहीं था, तो आपको दोषी नहीं माना जाएगा जब तक वैसा कानून नहीं होगा। बात समझ में आई? दूसरी बात, दोष के आधार पर ही दंड दिया जाएगा। ये नहीं आपने चोरी किया और चोरी के लिए मान लो 2 साल की जेल होती है, आपको फांसी दे दी जाए। जितना आपने दंड उतना ही दिया जाएगा जितना आपने दोष किया होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये बात समझने वाली है। अपराधों के समय भी आपको कुछ क्या होती है? स्वतंत्रताएं मिलती हैं। पहला,
किसी कानून का उल्लंघन होगा तभी आप दोषी माने जाएंगे। दूसरा, जितना आपने दोष किया होगा उतना ही आपको दंड दिया जाएगा। तीसरा, दोहरा दंड निषिद्ध है भारत में। दोहरा दंड निषिद्ध का मतलब है भैया ये नहीं कि आपने एक बार अगर चोरी की थी, एक बार चोरी के लिए आपको 2 साल की जेल हुई, आप गए 2 साल जेल में बिताए, वापस आए आप बाहर, तो कोई जाके फिर उसी चोरी के लिए केस कर दे और आपको फिर जेल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक गलती के लिए एक ही बार सजा होगी, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा उसी गलती के लिए। अगर आप दोबारा चोरी करते तो दोबारा सजा होगी, ये नहीं समझना आप। एक बार अगर चोरी करते तो उसके लिए एक ही बार सजा होगी, ठीक है। इसके बाद किसी व्यक्ति को दोष कबूल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि आपको पकड़ के पुलिस पीटे और कहे कि कबूल करो कि आप ही दोषी हो, ये वाला भी आपका क्या है, मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा अगर पुलिस ऐसा करती है तो। बात समझ में आई। इसके बाद आर्टिकल 20 समझ में आ गया। आपने कोई दोष किया है, कोई कानून तोड़ा है, तो आपने जब विधि के खिलाफ अगर कोई काम किया तभी आप दोषी माने जाएंगे। जितना आपने दोष किया उतना ही आपको दंड दिया जाएगा। एक दोष के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा और दोष कबूल करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 कहता है। इसके बाद 21 आर्टिकल क्या कहता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 मृत्यु दंड या फांसी देना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं। पहली बात तो जान लो 21 में है कि एक्चुअल में जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता। और दूसरा इसमें क्या है, ऐसा वैसा जीवन नहीं, गरिमा के साथ जीवन जीने, यानी डिग्निटी के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब इसके तहत अगर पूछा जाए कि भाई जीवन जीने की स्वतंत्रता तुम्हारा मूल अधिकार है, ठीक है, तुमको दे दी जाए क्या, फांसी। अगर फांसी दे दी जाए तो ऐसे टाइम पर वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, अगर फांसी दी जा रही तो आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। आईपीसी की धारा 309। दूसरा अगर पूछा जाए, अगर आप सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या का प्रयास करते हैं, तो क्या ये जीवन की स्वतंत्रता से बाहर है? नहीं भैया, आईपीसी की धारा 309 कहती है अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं तो भैया 1 साल की आपको जेल हो सकती है। हालांकि अब इसको समाप्त कर दिया गया है, कब से, सन 2017 से। 2017 से इसको प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के द्वारा, जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का, इसके तहत आपका क्या होगा, जिस व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया है उसकी मनोदशा को समझा जाएगा और उसके आधार पर उसका रिहेबिटेशन करवाया जाएगा, पुनर्वास करवाया जाएगा, ना कि उसे दंडित किया जाएगा। बेचारा पहले से परेशान है, सुसाइड करने का प्रयास किया, वो भी फेल हो गया और तुम कह रहे हो कि चलो भैया आप सुसाइड किए थे तो 1 साल के लिए तुमको जेल में बंद कर देते हैं। ये तो बड़ी गंभीर बात हो जाएगी। 2017 से पहले अगर कोई सुसाइड करने का प्रयास करता तो उसको भैया 1 साल की जेल हो सकती थी। हालांकि अब ये कानून थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें तो ये हमारा क्या था, अनुच्छेद 21 था। अब इसी में अनुच्छेद 21 में ही एक और नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, 21A। कब जोड़ा गया ये, वही है भैया शिक्षा का अधिकार वाला 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन में 3 एक्चुअल में काम हुए थे। क्या क्या काम हुए? पहला तो तुमको बताया था भैया क्या, आर्टिकल 21A मूल अधिकार में जोड़ा गया। दूसरा, अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। और तीसरा, मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। बताया था ना कि जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अपने प्रतिपाल्यों यानी बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे। ये क्या है, 11वां मूल कर्तव्य था। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सरकार ध्यान रखेगी, उनका आंगनबाड़ी में उनको खाना वाना सब जो भी 6 साल से जो कम है उनकी पूरी देखरेख सरकार करेगी। अनुच्छेद 21A भी कहता है कि वे 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। अनुच्छेद 21 के तहत, 21A के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको स्थापित किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना मूल अधिकार बना दिया गया। किसी आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 22 की बात करें। अनुच्छेद 22 आपको जब अरेस्ट किया जाता है तो इस अरेस्ट के समय पर भी आपकी कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं। पहला तो भैया गिरफ्तारी जो होती है, अरेस्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक हम बोलते हैं सामान्य गिरफ्तारी, ठीक है, सामान्य गिरफ्तारी। दूसरे को हम बोलते हैं निवारक निरोध गिरफ्तारी। क्या बोलते हैं? निवारक निरोध गिरफ्तारी। सामान्य गिरफ्तारी के टाइम पर क्या क्या प्रोविजन काम करते हैं, याद रखो भैया, ये तो आपको जानना ही चाहिए। भैया देखो, अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको कारण जानने का अधिकार होगा। पुलिस आपको बताएगी कि इस कारण से हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको वकील करने का, वकील से वार्तालाप करने का टाइम दिया जाएगा, वकील से बात करने का पूरा अधिकार आपको रहेगा, ठीक है।
तीसरी बात, 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने पेश किया जाएगा, यानी अरेस्ट करने से प्लस पुलिस स्टेशन तक पहुंचने यानी गंतव्य तक पहुंचने, यानी जहां से आपको उठाया गया है वहां से पुलिस स्टेशन लाने में जितना समय लगा वो और अरेस्ट करने का टाइम, इसको मिला लिया जाए तो मान लो आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए 12 बजे, तो अगले दिन 12 बजे तक आपको अदालत में पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये आपका अधिकार है। यह अधिकार शत्रुदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है या विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन शत्रुदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं, यानी जिस देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, ठीक है, या हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, उन देश के नागरिकों को जो है ये अधिकार आर्टिकल 22 का प्राप्त संरक्षण नहीं होगा। बात समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं दूसरा हमारा तरीका क्या है, निवारक निरोध गिरफ्तारी। ये एक खास प्रकार की गिरफ्तारी होती है। एक खास प्रकार की गिरफ्तारी नागरिकों के लिए खास तौर पर नहीं होती है, ये होती है देशद्रोही के लिए, दूसरा आतंकवादी के लिए, यानी बड़े क्राइम करने वालों के लिए ये जो है एक गिरफ्तारी का तरीका है, निवारक निरोध गिरफ्तारी। इसमें क्या है, इसमें आपको तुरंत कारण नहीं बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, यथाशीघ्र आपको कारण जानने का अधिकार होगा। वकील से परामर्श करने का अधिकार आपको नहीं होगा, ठीक है, वकील से परामर्श करने का आपको अधिकार नहीं होगा। नहीं, वकील से परामर्श करने का अधिकार आपको इसमें भी होगा, वकील से आप बात कर सकते हैं इसमें भी। अच्छा, उसमें क्या था, 24 घंटे के भीतर आपको जज के सामने पेश करते थे, इसमें 3 महीने के भीतर आपको डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश किया जाएगा। अगर 3 महीने बाद भी नहीं पेश करना है तो एक एडवाइजरी कोर्ट बनाई जाएगी जिसमें 3 जज शामिल होंगे। वो 3 जज जो है आपको बता दें कि भैया ये जो है एक बार फैसला दे दें आपके खिलाफ कि चलो भैया इसको 3 महीना और रख लो। ऐसे करते करते वो कितने भी 3 महीने बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई। पहले तो 3 महीने तक आपको जिला जज के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने बाद आपको पेश करना है तो भैया क्या हुआ, पुलिस गई याचिका लेकर, एडवाइजरी कोर्ट बनवाई, 3 जजों ने कह दिया कि भैया ऐसा है कि 3 माह और बढ़ जाए। उसके बाद फिर 3 महीने बीते, फिर एडवाइजरी कोर्ट बनाई, फिर कह दिया 3 महीने और बढ़ जाए। ऐसे कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं, कहने का मतलब ये समझ लो, ठीक है। तो ये आम आदमी के लिए नहीं, हालांकि इसका दुरुपयोग होता रहा है, लेकिन ये खास तौर पर इसलिए कानून लाया गया था कि अगर कोई आतंकवादी है या कुछ इस टाइप का है जिसको जज के सामने पेश करने के लिए आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, तब जो है जो अरेस्ट किया जाता है वो निवारक निरोध गिरफ्तारी के तहत किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कारण आपको खुद नहीं पता, क्योंकि आपने खुद क्या शक के आधार पर गिरफ्तार किया है कि मान लो आपको पता है कि आदमी कहीं बम ब्लास्ट करने वाला है, आपने अरेस्ट कर लिया, लेकिन आपके पास कोई सबूत तो है नहीं कि ये बम ब्लास्ट करेगा या नहीं करेगा, कि वो फ्यूचर प्लान है। लेकिन उसको किसके तहत गिरफ्तार किया जाता है, निवारक निरोध गिरफ्तारी के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 23 क्या बताता है भैया, अब हम बताए थे क्या, आपको बताए थे 14 से 18 तक समानता का अधिकार, 19 से 22 तक हमने क्या बताया था, स्वतंत्रता का अधिकार। अब 23 और 24 हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। कौन सा होगा, 23 में क्या है भैया, मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम पर निषेध। दुर्व्यापार यानी कोई भी ऐसा व्यापार जो करने योग्य ना हो, बलात्श्रम यानी जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाना, ये सारे काम जो है भारत में क्या होंगे, बैन होंगे। दुर्व्यापार ऐसा व्यापार जो करने योग्य ना हो, एग्जाम्पल वैश्या की आय से जीवन यापन करना, ये बैन है। बेगार, बिना भैया पारितोषिक यानी बिना सैलरी दिए किसी से काम करवाना, ये क्या है, बेगार है। इसके अलावा बलात्श्रम यानी किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना, ये क्या है, बलात्श्रम है। ये तीनों चीजें बैन होंगी। ये किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 23(2) कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य को लोक व्यवस्था को देखने के लिए बलात्श्रम में बेगार करवा सके। जैसे मान लो ऐसा हो कि भारत पर कहीं से अटैक हो जाए, भारत की सेना कमजोर पड़ जाए, तो सरकार के पास ये पावर है कि लोगों को सेना में जबरदस्ती भर्ती करवा दे युद्ध लड़ने के लिए, समझ रहे हो, ये सरकार के पास पावर है। हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा, भारत की सेना जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, लेकिन ये कानून में है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 24, इसमें भैया बच्चों के खिलाफ जो है, कोई भी जो है बच्चों से जो काम करवाते हैं उनके खिलाफ सारे प्रावधान इसमें हैं। यानी बाल श्रम निषेध, यानी बच्चे काम नहीं करेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जाएगा, ये भैया तय हो गया। 14 साल से कम किसी बच्चे को
किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जाएगा, खतरनाक काम उनसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया किशोर के रूप में कि वो खतरनाक काम, देखो 14 वर्ष से कम वाले को तो काम करवाना ही नहीं है, 14 से जो 18 हो गए उनको कोई खतरनाक काम नहीं करवाना है। ये चीज आपको याद रखनी है किसके तहत, आर्टिकल 24 के तहत। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। अच्छा, धर्म की स्वतंत्रता में बात करें, 25 में क्या है भैया, आप किसी भी धर्म को आचरण कर सकते हैं, मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। बात याद रखना, किसी भी धर्म के अंतःकरण और अबाध्य रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 देता है, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। प्रचार कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, याद रखना। अगला बात करें, आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की स्वतंत्रता। आप कुछ करवाना चाहते हैं, यज्ञ हवन, ठीक है, कुछ भी करवाना चाहते हैं धार्मिक कार्य, उसका मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक आयोजनों के लिए कर संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी आप धार्मिक आयोजन कर रहे हैं उसमें आपको टैक्स में छूट दी जाती है। ठीक है, कोई भी आप धार्मिक आयोजन करते हैं उसमें टैक्स में छूट आपको दी जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 28 क्या कहता है, राज्य निधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण संस्थान हो सकते हैं दो तरीके के, एक हो सकता है गवर्नमेंट, एक हो सकता है प्राइवेट। गवर्नमेंट जो होगा पूरी तरीके से गवर्नमेंट है, सरकार ही पैसा लगा रही, सरकार ही मैनेजमेंट देख रही, ऐसे में तो धार्मिक शिक्षा कतई दी ही नहीं जाएगी। प्राइवेट कॉलेज दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पूरे तरीके से प्राइवेट, यानी प्राइवेट आदमी पैसा लगा रहा है, प्राइवेट आदमी ही मैनेजमेंट देख रहा है, यहाँ चाहे तो आदमी धार्मिक शिक्षा दे सकता है। एक होता है जहाँ सरकार पैसा लगा रही है, मैनेजमेंट प्राइवेट आदमी कर रहा है, ऐसी जगहों पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है प्राइवेट आदमी द्वारा, लेकिन धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी स्टूडेंट को बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, राजनीति से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, अनुच्छेद 29 और 30 हमारा क्या, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक जो होंगे उनके लिए जो है किसी भाषा और लिपि या संस्कृति जो उनकी स्पेशल होती है उनको संरक्षित किया जाएगा। उनको संरक्षित करने के लिए सरकार कानून बनाएगी। इस समय भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं, 6 समुदाय अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। ये भारत में 6 समुदाय क्या है, अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के जो भाषा है, जो लिपि है, जो संस्कृति है, उसको संरक्षित किया जाएगा सरकार के द्वारा। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि भैया जो अल्पसंख्यक हैं वो अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। ठीक है, वो अपना खुद का शिक्षण संस्थान बना सकते हैं जहां वो अपनी ये भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं। इसी के आधार पर क्या बनते हैं, मदरसे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 हम आपको बताए थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, ये 32वां जो ये छठा जो अधिकार है एक्चुअल में क्या कहता है, ये कहता है कि ऊपर जो 5 अधिकार आपको मिले थे उनमें अगर आपको कोई भी अधिकार पूरा नहीं होता है तो आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही आर्टिकल 226 के तहत आप कहां जा सकते हैं, भैया हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा, रिट जारी कर देगा। रिट जारी कर देगा उसके खिलाफ जो आप जिस चीज के आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी कर देता है। अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी रिट जारी करता, 5 प्रकार की रिट होती हैं। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे मान लो आपको किसी ने अरेस्ट करके रखा है, बांध के रखा है, आपको छोड़ नहीं रहा, कोई आपके एवज में जाए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट जारी कर देगा। तब भैया जिसने उसको अरेस्ट किया उसको सरकार के सामने यानी कोर्ट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, एक होता है परमादेश।
एक होता प्रतिषेध, एक होता उत्प्रेषण, एक होता अधिकार अपेक्षा। परमादेश का मतलब परम आदेश, यानी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, भैया कोई मान लो सरकारी कार्य है और कोई कर्मचारी नहीं कर रहा उसको, आपने रिट मतलब याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने परमादेश रिट दायर कर दी। परमादेश मतलब आदेश हो गया, अब उस सरकारी कर्मचारी को आपका वो काम करना ही पड़ेगा, ये क्या हो गया, परमादेश हो गया। प्रतिषेध, मान लो किसी का वो काम है नहीं, मान लो लोअर कोर्ट के लिए अक्सर ये जारी किया जाता है कि लोअर कोर्ट का कोई काम नहीं, वो जाके दूसरे काम में टांग अड़ा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, प्रतिषेध रिट जारी कर देगी कि भैया ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम काहे कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये हमारी दो और प्रकार की रिट्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर मूल अधिकार समाप्त होता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग डीपीएसपी पे चर्चा करेंगे। डीपीएसपी के बाद में हम लोग आ जाएंगे सीधे सरकार पे, और सरकार में हम लोग संघ सरकार और केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकारों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। 2 से 3 क्लासेस में आपका एक सिलेबस पॉलिटी का खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।